नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मध्य प्रदेश पुलिस यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में जीएस की थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। लगभग एक महीने से हमारी चर्चा नहीं हुई, हमारा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आया, लेकिन इसके पीछे मेरी कुछ समस्याएं थी और मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि मैं वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ला पाऊँ। एक बात और, मैं भी चाहता था कि आपसे कनेक्ट रह पाऊँ, लेकिन कई सारी ऐसी समस्याएं कभी कभी ज़िंदगी में होती रहती है कि हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वही मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने अब निर्णय लिया कि नहीं, आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप सभी से के लिए यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो लाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नज़दीक है। बिना फालतू बात किए सीधी सी बात ये करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इस एग्ज़ाम में हर विद्यार्थी चाहता है कि सर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हर विद्यार्थी लाइब्रेरी जा रहा होगा या जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर सही ढंग से तैयारी कर रहा होगा या कर रही होंगी। और निश्चित तौर पर आपने ये सपना अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि सर हमें सिलेक्शन लेना ही है, हमें फिजिकल की भी तैयारी अभी से करनी है और हमें साथ ही जो रिटन एग्ज़ाम है इसकी तैयारी भी अभी से करनी है। तो बात ये आती है कि इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे भी नहीं। लेकिन जीएस का क्या रोल है इस वैकेंसी को लेकर, वो मेरा जो पॉइंट है थोड़ा सा आपको जानना होगा और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जीएस की विशेषकर हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो जीएस है वो क्या कुछ विशेष भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा, क्या इसे पढ़ना जरूरी है या नहीं पढ़ना है, क्या यहाँ पर जो औसत अंक है वो बिना पढ़े लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जीएस के दो पोर्शन हैं, पहला एमपीजी के और दूसरा हमारा जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस है, करंट अफेयर्स है, दुनिया भर का जहान का जितना भी ज्ञान है वो सभी ज्ञान इसके अंदर आ जाता है। आज़ादी से पहले की बात, आज़ादी के बाद की बात और आज की बात इसी के अंदर शामिल हो जाती है। तो बात ये आती है कि सर ये जो जीएस है, क्या एमपी पुलिस के लिए जीएस पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब मेरी बात एक बहुत अच्छे ढंग से समझना। जिस लेवल पर कंपटीशन है, जिस लेवल पर विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उस लेवल पर हमें भी पहुंचना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन पर यहां पर है मंजिल, है ना। आपने कहा कि सर मुझसे यहां तक जवाया जा सकता है और मैं यहां तक जाने के लिए मेहनत करूंगा या करूंगी, लेकिन मंजिल यहां पर मिलने वाली है। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके एक्सक्यूज देने से, क्या आपके ना पढ़ने से या आपके साथ कोई भी समस्या है, उस समस्या की वजह से आपको ये पोस्ट मिल पाएगी? तो आप कहेंगे सर निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर ये आपकी मंजिल है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये जो कदम है ये चलने होंगे, तो फिर कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अगर आप यहां तक नहीं पहुंचते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है इसमें आपको मैथ्स पढ़ना पड़े, जीएस पढ़ना पड़े, रीजनिंग पढ़ना पड़े, साइंस पढ़ना पड़े और भी बहुत सारी चीजें आपको करना पड़े, लेकिन अगर आप ये सब करने के बाद ही यहां पर पहुंच पाएंगे तो वो सार्थक है, अन्यथा हर चीज निरर्थक है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 80 पर किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, आपके 79 मार्क्स है, तो समाज की नजर में आप उस 0 वाले नंबर में और 79 वाले नंबर में कोई फर्क रहता नहीं है। ये समाज की मनोस्थिति है। हमें समाज की मनोस्थिति चेंज नहीं करना है, हमें हमारी मनोस्थिति को चेंज करना है कि हमें 79 नहीं बल्कि यहां पर टच करने की कोशिश करना है। बहरहाल कई सारी चीजें जिंदगी में होती रहती है, लेकिन कोशिश हमें करना है। तो सबसे पहली बात तो यह कि एग्जाम को लेकर बहुत कम समय बचा हुआ है। अब बात यह आती है कि सर जीएस पढ़ना जरूरी है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक टेबल है, उस टेबल के 4 पांव हैं, 3 पांव उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है, लेकिन चौथा पांव अगर उसका डगमगा रहा है तो उस टेबल के सही स्टैंड होने की, सही तरीके से स्थिर रहने की संभावना ना के बराबर है। अगर आपने ये जो टेबल है इसके जो 4 पांव हैं, इस पे अगर इस कोने पर आपने कुछ सामान रख दिया या इस कोने पर सामान रख दिया और इसका जो टेबल वाला ये जो पांव है ये अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं ये टेबल डगमगा जाएगा और गिर जाएगा। तो कह सकते हैं एमपी पुलिस में जीएस का रोल बहुत कम है, लेकिन जितना भी रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उसके पीछे का कारण समझिए। अभी तक विद्यार्थी मैथ्स को लेकर घबराते थे कि यार मैथ्स से नहीं पढ़ेंगे, कम मैथ्स से पढ़ेंगे, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं के स्तर को देखकर विद्यार्थियों ने मैथ्स से पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण समझा और उसमें दिल जान से लगे हुए हैं, है ना।
अगर 30 नंबर 35 नंबर का मैथ आएगा तो ये इस तरीके से लगे हुए हैं कि 34 नंबर 35 नंबर तो हम लेकर ही आएंगे। ये कंडीशन अभी विद्यार्थियों की है, इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सही रीजनिंग में कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जीएस को ज्यादा तवज्जो विद्यार्थी देते नहीं है। एक बात मेरी अच्छे से समझना, आप 65 नंबर का मैथ रीजनिंग आ रहा है, आप 65 में से 65 भी ले आइए तो भी नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन निश्चित है। ये कड़वाहट है, इसे अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये जो 65 नंबर है, ये 65 नंबर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने जीएस में कितनी तैयारी की है। मानते हैं इस पेपर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये 65 नंबर कवर कराते हैं, लेकिन जीएस में आपके मान लेते हैं 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास समय है, भले ही दिन में आधा घंटा 1 घंटे दीजिए, लेकिन जीएस को तैयार करने में लग जाइए। अब एक बात और, जीएस में तो सर ये वाला पार्ट भी है और एमपीजीके वाला पार्ट भी है, तो दोनों तो हमसे कवर होगा नहीं। अब कुछ विद्यार्थी की मनोस्थिति एक और रहती है कि सर एमपीजीके से तो आजकल प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर एमपीजीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपकी निश्चित तौर पर नैया को डुबाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एमपीजीके से मान लेते हैं 30 दिन पेपर चला, अगर 17 दिन भी एमपीजीके से प्रश्न आ गए और इसी 17 दिन में संयोग से आपका एग्जाम या आपका पेपर हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए चुनाव करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए हर चीज चुनाव योग्य है और हमें हर चीजों को सिलेक्ट करते हुए, हर चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए एमपीजीके और जीएस की क्लासेस लाई जाए, और जहां तक मेरा एनालिसिस एमपी पुलिस को या अन्य वैकेंसी को लेकर कहता है कि जीएस में पॉलिटी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया जो वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, वहां से कुछ प्रश्न आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से एमपी पुलिस में 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं, लेकिन वो आपका कंसेप्ट बेस रहता है। जीडीपी, जीएनपी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये चीजें होती है। 1-2 प्रश्न आ जाएंगे मिसलेनियस से। और एमपीजीके वाला जो पार्ट है, यहां पर राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय उद्यान के बाद वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, यहां पर योजनाएं हो गई। योजनाओं के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें खेल वाला जो पार्ट है वहां से प्रश्न बनते हैं, और खेल के साथ ही यहां पर प्रश्न बनने की संभावना होती है मकबरे, मूर्ति स्थापत्य कला, इसके साथ ही प्रमुख मंदिर, मस्जिद और विभिन्न चीजें जो पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल है। अब आप कहेंगे सर नदियों से भी प्रश्न कभी आ जाता है, पठार से भी आ जाता है, तो वो तो आपने इतनी पढ़ रखी है कि किसी से मैं पूछूंगा कि चंबल नदी कहां से निकल रही है तो आप यहां पर कमेंट में डायरेक्ट जवाब दे देंगे, इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण बात की एमपीजीके को लेकर। अब इतना समय तो है नहीं कि हम इस जीएस और एमपीजीके को पूरा कवर कर लें, और इतना होना भी नहीं चाहिए कि आप पूरा समय इसी पार्ट को दें, ऐसा करना भी नहीं है। 15 से 20 नंबर के लिए इतना करना भी नहीं है। अगर आप मेरा साथ देते हैं, आप कहते हैं कि सर आप क्लासेस लाइए, तो मैं क्या कर सकता हूं, एमपीजीके और जीएस में आप जिसकी पहले बोलते हैं, या तो हम दोनों की पैरेलल क्लास ले सकते हैं, या किसी दिन एमपीजीके की या किसी दिन जीएस की, ये वाली पार्ट जो क्लास है इसे शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम कवर करेंगे, और 15 से 20 मिनट की क्लासेस रहेगी जिनमें हम केवल उन बातों को चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां से रहेगी, केवल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये नहीं कि यार कोई ऐसा पार्ट पढ़ा दिया जहां से प्रश्न नहीं बन रहा, तो मतलब क्या है ना। टीचर होने का सार्थक रूप ये होना चाहिए कि विद्यार्थी को वो चीजें दी जाए जो उसके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञान बाद में ले लेना है, हमारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद हम चीजों को कवर कर लेंगे। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि सर आप उन महत्वपूर्ण चीजों को बता दीजिए जहां से प्रश्न आने हैं, और केवल हमें इतना पता लग जाए कि हम औसत से थोड़ा सा ज्यादा अंक ले पाए। अन्यथा होता क्या है ना कि 1-2 नंबर से जब एग्जाम से बाहर होते हैं तो बड़ी चिंताजनक स्थिति रहती है। आप लोगों ने कई सपने देखे होंगे, आपके माता पिता ने कई सपने देखे होंगे। अब एक बात और मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूं। कुछ विद्यार्थियों का अभी भी यह हाल हो रहा होगा कि एग्जाम में पढ़ाई करने की तो बहुत सोच रहे होंगे, लेकिन पढ़ने को मन नहीं कर रहा होगा, या पढ़ाई लगातार हो नहीं पा रही होगी। अभी जो स्थिति है कम से कम 8 से 10 घंटे आपको देने चाहिए, और वो स्थिति हो नहीं पा रही होगी। 2 तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी ये कि जिसके अंदर मन में पढ़ाई बैठती रहती है और इनका परसेंटेज 1 से 2% रहता है। बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो जुनून से भरे होते हैं पढ़ाई के प्रति। 98% विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगता नहीं है।
लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपके मन को आप ये मनवा देते हैं कि यार ये पर्टिकुलर एग्जाम में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। जैसे आप सोचकर देखिए, अगर आपसे कहते हैं कि आपको इतना टाइम पढ़ना है और आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई 100% रोक नहीं सकता, तो आपके अंदर जो एक पावर आएगी, जो एक शक्ति आएगी, जो आपको हर समय ये बात बताएगी कि नहीं यार पढ़ना है, तो आप अन्यथा कुछ भी चीजें नहीं सोचेंगे और आप पढ़ने को बैठ जाएंगे। आप पढ़ेंगे लगातार, आपका माइंड भी वर्क करेगा। तो अगर आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है तो आप आपके मन को ऐसे विचार दीजिए, ऐसी बातें बताइए जो पॉजिटिविटी से भरी हुई हो, जिसमें लगता हो कि यार ये बातें सही है और मेरा इस कारण सिलेक्शन हो सकता है। याद रखना, आपका माइंड बड़ा पावरफुल है, ये आपको बहुत बहका देता है कि यार ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर आपने माइंड को समझ लिया, आपके माइंड को चीजें सही तरीके से दे दी कि नहीं देखो ये करना है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और जब माइंड क्लियर होता है चीजों के प्रति तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि सोने से पहले अगले दिन का टारगेट फिक्स करिए। अब जैसे आप सुबह उठे, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो मन चाहे करने लगे, मन चाहे जब सोने लगे, मन चाहे जब हर काम करने लगे, ऐसा नहीं। सोते समय अगले दिन का टारगेट बनाइए और टारगेट में कम से कम 5-6 पॉइंट रखिए कि कितने बजे के बीच उठना है। ऐसा नहीं कि 6:01 पर उठना है तो वो हो ही जाएगा। 5-10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ये चीजें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, लचीलापन जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं कि 6 बजे का है तो 10 बजे उठ रहे, वो वाला भी नहीं। भले ही आप रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, लेकिन एक फिक्स चीजें रखिए। फिर उसमें टारगेट रखिए कि इतना टाइम मैथ को देना है, इतना रीजनिंग को देना है, इतना जीएस को, इतना साइंस को। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको पुलिस कांस्टेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जीएस वाले पोर्शन में, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा करेंट के पोर्शन को भी यहाँ पर देख लेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।